नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। द E224 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि सर ने वादा किया था, ऊर्जावान बनाया था आप लोग को लास्ट क्लास में कि मेरे परिचय करवाया था कि मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको भारतीय इतिहास प्रारंभ करने से पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपका। ठीक है, आइए चीज़ों को देखते हैं। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास पढ़ने से पहले हम जानेंगे क्या कि आपका इतिहास है क्या। जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट में पढ़ लेंगे इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपका क्या होगा कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, अच्छा, प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण लिखने के का मतलब यही है क्योंकि हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास में, उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद मेडाइवल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और उसके बाद आपका आधुनिक भारत। और ये टॉपिक जब हमारा हो जाएगा तो प्राचीन भारत के इतिहास का जब वर्गीकरण हम करेंगे तो इसको क्या किया गया है कि इसको 3 पार्ट में भागा गया है। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा को बोलते हैं आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो आपका वर्गीकरण है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, मैंने आपको बताया जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है इसका वर्गीकरण प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है आपका आधैतिहासिक काल, और तीसरा क्या है आपका ऐतिहासिक काल। अभी के लिए बस इसका एक उदाहरण जान लीजिए, क्योंकि जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और जब देखेंगे चीजों को, अभी के लिए बस क्या कीजिए कि एक एग्जाम्पल डाल लीजिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल। ठीक है, और ये क्या है आपका पाषाण काल, और यहीं से आपका क्या होगा कि आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। सिलेबस आपका यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सॉरी, सिलेबस नहीं, आपका टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो गया। यहां से क्या होगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। पाषाण काल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और साक्ष्य से क्वेश्चन बनता है कि आपका चावल का साक्ष्य कहां मिला, तो पशुपालन का सबसे पहले कहां मिला, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले जो आपका मानव कंकाल का चाहे मानव जीवाश्म का साक्ष्य सबसे पहले कहां से प्राप्त हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, और अब यहां से चीजों को चलते हैं क्या लेके, मैंने इधर आपको बहुत सारी चीज छोड़ा है, मैं उसको जब डिफाइन करूंगा, जब इसको बढ़ाऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसमें इसमें मतलब चीजें क्या चलती रहती है, फिर आधैतिहासिक काल की चीजें क्या है, फिर आपका ऐतिहासिक काल की चीजें क्या है, तो इसको अच्छे से डिफाइन भी करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी क्या है कि छोटे मोटे स्तर पर चीजों को डिस्क्राइब करना है, ज्यादा समय अभी नहीं अपना एनर्जी वेस्ट करना है, अभी बस देखना है कि कैसे हम लोग सिलेबस को पूरा डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कि आपका पाषाण काल क्या है। जब आप पाषाण काल से ही चीजों को लेकर चलिएगा, जब आप सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा पाषाण काल। और पाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे क्या, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक, और मध्य पाषाण काल के बाद पढ़ेंगे नव पाषाण काल। ठीक, दक्षिण भारत में क्या होता है आपका कि नव पाषाण काल के बाद महापाषाण काल स्टार्ट होता है। तो एक शब्द आपको मिलेगा महापाषाण काल। ठीक है, और देखेंगे यहां पर कि महापाषाण काल आपका होता क्या है। और उत्तर भारत में नव पाषाण काल के बाद होता है आपका ताम्र पाषाण संस्कृति। ठीक है, और ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे आपका कायथा संस्कृति, फिर आप देखिएगा क्या मालवा संस्कृति। देखिए ये सब बताने के पीछे रीजन है मेरे भाई, क्योंकि ये जो कायथा और मालवा संस्कृति है, इससे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में मैच द फ्लोइंग करके कि कैसा संस्कृति और डैश देके आपको पूछेगा। अभी क्या है कि अभी मैं आपको सिलेबस को डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन इतना विश्वास बना के रखिए कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, मैं आपको एक एक टॉपिक क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, दिखाऊंगा। आपका बहुत सारे टीचर होते हैं, बिल्कुल है, पढ़ाते भी अच्छे, और आपको बोल देंगे कि देखिए साहब, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और यहाँ से इस स्थल से, मान लीजिए कि आपका एक स्थल है लोथल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये जब आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ रह जाता है ना, आप जाके अपने घर पे चीजों को देखते हैं ना, आपके सर इस चीजों को दिखाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि उस क्वेश्चन को आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। फिर जब हमारा एमसीक्यू स्टार्ट होगा, उसमें और नए नए क्वेश्चन को ऐड करते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मालवा संस्कृति जैसे ताम्रप्रशांत संस्कृति में क्या करेगा, आपका मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछेगा, और उसमें जैसे कायथा संस्कृति ये कहाँ पर हुआ था, मतलब कहाँ पर पाया गया था संस्कृति, मालवा संस्कृति आपका कहाँ पर पाया गया था, ये सब चीजें चलेगी। और जब हम लोग क्या करेंगे कि इतना अपने पूरे सिलेबस को कर लेंगे, ठीक है, तो चलेंगे भारत के, माफ कीजिएगा थोड़ा सा इस बोर्ड को यूज करने का तरीका
मैं भी क्या कर रहा हूँ कि सीख रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके मुझे भी बेहतर अनुभव हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ताम्र प्रधान संस्कृति को जब हम देख लेंगे उसके बाद फिर क्या चलेंगे, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा। ठीक है, थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी सभ्यता या सबसे पहली नगरीय सभ्यता, और उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए इसको स्मॉल फॉर्म में हम बोलेंगे IVC। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि कि भारतीय महाद्वीप का क्या तात्पर्य है। मैंने अभी बोला है भारतीय महाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता, तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपका भारतीय महाद्वीप में कौन कौन आपका शामिल है। भारतीय महाद्वीप क्या होता है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे और कितना मेहनत करना है चीजों को लेकर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जब आ गया है तो मुझे याद आया कि मुझे एक चीज आपको बताना है, जैसे कि आप बार बार देखिएगा एक शब्द मिलेगा आपको कि सभ्यता, उसके बाद दूसरा शब्द मिलेगा आपको कि सर संस्कृति। ठीक है, दो तरह का शब्द आपको मिलेगा, एक शब्द मिलेगा क्या सभ्यता, दूसरा क्या निकलेगा आपका संस्कृति। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अंतर देखेंगे। ठीक है, और अंतर किस चीज का देखेंगे, सभ्यता का, और आपका दूसरा क्या है, संस्कृति। ठीक है, जब आप क्या कीजिएगा कि सभ्यता संस्कृति का अंतर देख लेंगे तो चलेंगे यहां पर क्या, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार कहने का मतलब क्या, जैसे आपका ये क्या है भाई, ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये आपका क्या है, पूर्व है, और ये आपका क्या है, पश्चिम है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2023 में क्या कर चुका गया है कि वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहां तक है, 2023 का ये क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन बनाने वाले होंगे वो क्या करेंगे कि दक्षिणी विस्तार से 2026 में क्यों नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पश्चिमी विस्तार से क्यों नहीं पूछ सकते हैं, आपके उत्तरी विस्तार से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछेंगे। जब एग्जाम में एक बार हाईलाइट हो चुका है ये चीज को, जब वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं पूर्वी विस्तार के बारे में, तो ये क्या करेंगे कि आपके पश्चिमी पूछ लेंगे, आपके दक्षिणी पूछ लेंगे, आपके उत्तरी पूछ लेंगे। भौगोलिक विस्तार करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है, जब आपका विस्तार देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यहाँ का, यहाँ देखेंगे हम क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल। जैसे जैसे देखिएगा आप क्या, हड़प्पा, जैसे आप दूसरा क्या देखिएगा, देखिएगा आप मोहन जोदारो। ठीक है, और उसके बाद और भी है, जैसे आप देखिएगा लोथल। ठीक है, और लोथल से क्वेश्चन पूछ चुका है, दो तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा है लोथल से। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि जो आपका लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो आपको क्या है कि उसका क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बंदरगाह कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसको थोड़ा शब्द के साथ आपको खेल देगा और आपको फंसाएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा एमसीक्यू में, मैं अगर जब लोथल पढ़ाऊंगा तो वहां पे लोथल से रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा जो पूछे हुए आपके एग्जाम में, आपका क्या होगा कि हो जाएगा। तो आपको क्या होगा कि आपको जब आप क्या कीजिएगा कि जब पेपर बनाने जाइएगा तो आपको क्या होगा, अंदर से विश्वास भी आएगा इस बात का कि नहीं मेरे जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका एनर्जी भी मतलब सही दिशा में लग रहा है, और आप भी जब क्वेश्चन बनाइएगा जाके तो आपका भी एनर्जी क्या होगा, सही दिशा में लगेगा। जब ये क्या कीजिएगा, प्रमुख स्थल देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के थोड़ा समाज के बारे में देख लेंगे कि यहाँ का समाज कैसा था। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा था, क्या करते थे अपने अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए। उसके बाद यहाँ का जो धर्म था वो धर्म कैसा था यहाँ पर, या इसको सबसे अच्छा बोलिए यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक, और एक बात क्या करें, उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम क्या कि पतन के मत। ठीक है, जैसे आपका क्या है कि अभी तक एग्जैक्ट क्या है कि नहीं बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मतलब कि किस कारण से हुआ था, तो एक दो मत है, उस मत को थोड़ा सा देख लेंगे। और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और भी देख लेंगे भाई, जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे यहाँ का लिपि कैसा था, लिपि के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी, लिपि को देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होगा कि जो भारतीय महाद्वीप का प्रथम नगरीय सभ्यता था वो क्या होगा, आपका इंड हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो अपना टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। ठीक है।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। एक मजे की बात मैं यही बता देता हूं कि आपका जो मैं आगे क्लास में थोड़ा सा आपका डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो आपका 1921 था, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है कि आपका थोड़ा सा योगदान कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपका योगदान भी देता है सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। मैं इसको बताऊंगा आपके, ठीक है, कि कैसे ये आपका मतलब योगदान देता है, ठीक है। जब यहाँ पे चीजों को देख लेंगे, जब ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे वैदिक, एक मिनट, कितना अपना जो है तीसरा जो टॉपिक होगा, तीसरा जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका, वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे आप देखिएगा तो ऐसे संस्कृति भी लिखा रहेगा, वैदिक संस्कृति, ठीक। और मैं इसलिए आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा तो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। वैदिक सभ्यता में क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में पढ़ाया गया है। जैसे एक पार्ट क्या है आपका, एक पार्ट होगा आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो आपका पार्ट होगा उसको बोलते हैं क्या, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं अभी जितना इतिहास आपको बता रहा हूं उसमें अभी डेट को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा। उसके पीछे रीजन है कि जहां से डेट से जुड़ा हुआ, तिथि से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा, वो प्रश्न को मैं बता दूंगा। बहुत सारा डेट इतिहास में याद करने का जरूरत भी नहीं है। और एग्जाम में क्या है कि बहुत सारा डेट आपसे नहीं पूछता है, वो कुछ हाईलाइट डेट है जो आपको पूछता है। मुश्किल से 20-25 आपको डेट है हाईलाइट, वो आपको याद रखना है। उसके अलावा पूरे भारत में आपको नहीं याद रखना है। उसके अलावा अगर आपको मेहनत करना है तो अपने कंटेंट पर उसके अलावा मेहनत करना है तो थ्योरी वाले सेक्शन में, ना कि डेट याद रखना है। मान लीजिए कि आप डेट याद कर रहे हैं, डेट से क्वेश्चन पूछता नहीं है, उनका ट्रेंड बदल चुका है। अब एग्जामिनर जान चुके हैं कि डेट से ज्यादा प्रश्न है कि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो ऋग्वैदिक काल या आप ऋग्वैदिक संस्कृति बोलते हैं उसको क्या कीजिएगा, दो तरीके से पढ़िएगा आप। एक को दो पार्ट में क्या करते हैं, इसको बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों पार्ट को क्यों आप अलग अलग करके पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन है। और उस रीजन को मैं डिस्कस करूंगा कहां, उस रीजन को डिस्कस करेंगे हम यहां पर जब पढ़ेंगे आपका वैदिक सभ्यता। और इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वैदिक काल है इसका जानकारी का स्रोत क्या है, जानकारी का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक। और इसके जानकारी का क्या स्रोत है, इसके जानकारी का स्रोत है तमाम जो आपके ऋग्वेद के बाद जितना भी वेद है, जैसे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उसके बाद उपनिषद, ये सब चीज क्या है कि आपके जानकारी के स्रोत है। तो ये सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कि ऋग्वेद जानकारी के स्रोत है तो ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में कितना कितना मंडल है, ये सब चीजों को देख लेंगे। सबसे नवीन मंडल कौन सा है, यहीं पे कर लेंगे इस चीजों को, ठीक है। और लास्ट में जब ये पूरा यहाँ पर जब जानकारी के स्रोत कर लेंगे और इसको कर लेंगे तो एक अंतर पढ़ लेंगे हम, ठीक है। और अंतर रहेगा ऋग्वेद और आपका ऋग्वैदिक काल का अंतर, और दूसरा क्या रहेगा, उत्तर वैदिक काल का अंतर। और यही डिफरेंस के आधार पे आपका दोनों टॉपिक को समझ लेंगे और उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और ये टॉपिक आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपना चौथा जो टॉपिक है वो टॉपिक लेंगे जिसका नाम क्या है, ठीक है। और आपका जो चौथा जो टॉपिक आपका निकल के आएगा उसका नाम क्या होगा, महाजनपद। थोड़ा समस्या, थोड़ा सा क्या कि अभी डेली प्रैक्टिस नहीं हुआ इसलिए चीजें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो देखेंगे इसके बाद जो हम लोग का जो चौथा टॉपिक है उसका नाम क्या है, महाजनपद, ठीक। और इस महाजनपद में सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, 16 महाजनपद, ठीक। 16 महाजनपद पढ़ेंगे, ठीक। 16 महाजनपद में से क्या है कि इस महाजनपद में थोड़ा सा संघर्ष भी हुआ था। जैसे आपका काशी है, श्रावस्ती है, और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बनेगा उसका नाम क्या है, मगध, ठीक है। तो ये सब जो जनपद है, तो ये जनपद के बारे में जैसे पहले पढ़ लेंगे और इसका देखेंगे कि इनमें आपसी थोड़ा संघर्ष है। और ये आपसी संघर्ष से क्या होता है, कुछ कुछ कहानी है, उस कहानी से क्या करते हैं आपके एग्जामिनर जो है वो प्रश्न आपके पूछते हैं, ठीक है। और जब ये आपका पूरा हो जाएगा 16 महाजनपद चीजों को जब हम पढ़ लेंगे, उसके थोड़े कहानी को देख लेंगे, उसके फैक्ट को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे मगध पे। क्यों कि मगध ही क्या करता है, सबसे शक्तिशाली आपका महाजनपद बनता है। और मगध जब क्या करेगा कि मगध जब यहां पे बन जाएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो मगध में जो आरंभ में शुरुआत में जो शासक हुए, ठीक है, उस शासक के बारे में क्या करेंगे, शुरुआत में जो आपके शासक हुए उस शासक के बारे में आप क्या कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। और जैसे आपके शासक क्या हो गए, हर्यंक वंश। और उसके बाद सर कौन से हुए, जैसे इसमें पढ़िएगा कैसे, नंद वंश। ध्यान है, नंद वंश में क्यों लिख रहा हूं, यहीं पे क्या होंगे, यहीं पे एक आपका यूनानी शासक आएगा जिसका नाम क्या है, सिकंदर भैया। और ये सिकंदर भैया क्या करेंगे, आपको ये आएंगे भारत में इंटर करने का प्रयास करेंगे लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ठीक। समकालीन थे ये आपके धनानंद, चाहे घनानंद जो आप पढ़ते हैं किताब में, कहीं पे धनानंद कहीं पे घनानंद लिखा रहते हैं, इनके क्या थे आपके, ये समकालीन थे। और यहां से जब देख लेंगे तो उसके बाद यही जो आपके घनानंद है उसके हराते हैं कौन, उसको हराते हैं आप एक
शासक जिनका नाम क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये 3 वंश के बाद जो एक और वंश है बीच में, हर्यंक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आप क्या, उसके बाद पढ़िएगा आप उसके बाद पढ़िएगा आप क्या, शिशुनाग वंश, उसके बाद पढ़िएगा क्या, नंद वंश, और ये सब जब वंश पढ़ लीजिएगा तो फिर जो आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा, ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली वंश आता है उसका नाम क्या है, मौर्य वंश के थे और उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के साथ ठीक है, ठीक। और इसी के साथ जो आपके घनानंद है उसको हराते हैं कौन, एक वंश के जो राजा होते हैं जिनका नाम क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, ये इनको क्या करेंगे, आपको घनानंद का हराएंगे। और अगला जो वंश आएगा जो स्थापित होगा उसका नाम क्या है, मौर्य वंश। लेकिन इसको मौर्य वंश नहीं पढ़ना है, बल्कि ये क्या था, पूरे भारत जो लगभग जो आपका बृहस्पति के लगभग क्या था कि ये पूरा लगभग साम्राज्य का ये विस्तार था इतना। तो इसमें क्या होता है, आपका मौर्य वंश क्या करता है, शासन करता है। इसलिए जो नेक्स्ट इसका नाम दिया गया है वो टॉपिक क्या है आपका, मौर्य साम्राज्य। ठीक है भैया। और मौर्य साम्राज्य में क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले आप पढ़िएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, थोड़ा सा पढ़िएगा किसके बारे में, चाणक्य के बारे में। और यही क्या थे कि तक्षशिला के आपके प्रधानाध्यापक थे। और जब सिकंदर आक्रमण करता है तो ये क्या करते हैं, जाते हैं भागे भागे किसके पास, घनानंद के पास। और घनानंद क्या करते हैं, इनका बेइज्जती कर देते हैं। तमाम बहुत सारी कहानियां हैं, कोई कहता है छोटी कर देते हैं। तो थोड़ा सा चाणक्य के बारे में जान लेंगे। और ये दोनों जब जानेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम लोग बिंदुसार के बारे में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बिंदुसार यहाँ पे मिलेंगे, और जब आप एक हरियंक वंश पढ़िएगा तो वहां पे बिंबिसार मिलेंगे। दोनों शब्द को ध्यान में रखना है। ठीक है, और बिंदुसार के जस्ट आगे आप पढ़िएगा महान अशोक, महान अशोक के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, अब महान अशोक के बाद एक अंतिम शासक के बारे में जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अब अशोक के बाद ना क्या है कि शासक के बारे में बहुत सारा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो अशोक के बाद क्या होगा कि जो अंतिम शासक है उसको देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा क्या, कि मौर्य प्रशासन के बारे में, कि आखिर ये साम्राज्य था तो इसका प्रशासन कैसे थे, इसके प्रशासन में कैसे अधिकारी थे, मतलब अधिकारी का नाम क्या होता था, और उससे संबंधित विभाग उनका कौन कौन सा बनाया गया था। तो इसके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं, काफी जोर लग रहा है बोलने में। क्या दिखाई दे रहा है क्या, हाँ? ठीक है, चलिए। अशोक के बारे में जब चीजें मतलब पूरा हो जाएगी तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन। ठीक है, और इसी में आपको एक शब्द मिलेगा, सप्तांग सिद्धांत। परेशान नहीं होना है, सबको अच्छे से डिस्कस करना है, और मैं करूंगा आपको डिस्कस। हिस्ट्री है, ये प्राचीन भारत है। ठीक है, मैं खुद बच्चा की तरह दिखता हूं, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं कि आपका प्राचीन भारत जो होगा ये आप यहां से पूरा सीख के जाइएगा। और एग्जाम कोई भी हो आपका, बिहार का कितना कोई भी एग्जाम हो, आप उस एग्जाम में देखिएगा कि क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है कि नहीं होता है। मैं तो अभी बस आपको सिलेबस से रूबरू करा रहा हूं, उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं सिलेबस को। ये आपका क्या है, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, और ये क्या होता है सप्तांग सिद्धांत, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे, मौर्य प्रशासन से संबंधित विभाग तथा उसके ठीक है, ये अभी ये जो है, ये जो आ गया होगा, हाँ, अभी जो बोले, ठीक है, विभाग तथा उसके अध्यक्ष। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा क्या क्वेश्चन, एक बार पूछेगा कि सीता अध्यक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन क्या था सुन लीजिए, देखिए ऑप्शन था आपको सीता देवी। ठीक है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन था बंदरगाह से संबंधित। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन था, तीसरा जो आपका ऑप्शन था वो था क्या, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और चौथा था, इनमें से मान लेते हैं, इनमें से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछे हुआ था कहाँ, यूपी में।
यूपी पीसीएस, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछ लिया तो बिहार में क्यों नहीं पूछेगा? एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी का एग्जाम, एमपी का एग्जाम और उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ का एग्जाम, ये सब का क्वेश्चन क्या है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है। तो आपका क्या किया गया, पूछा गया कि सीता अध्यक्ष क्या है। बहुत सारे लोग को लगा कि मां सीता के बारे में कहीं तो वर्णन नहीं कर रहा है, और बहुत सारे लोग क्या किए कि सीता देवी जाके यहाँ पर लगा दिए, और ये हो गया आपका ऑप्शन गलत। बल्कि ये जो आपका क्या है, ये जो शब्द आपका जुड़ा हुआ किस चीज से, राजकीय भूमि से प्राप्त आए, ठीक है। बहुत सारे लोग जाके कर दिया कि माता सीता ही है, नहीं वो नहीं है, बल्कि क्या है आपका राजकीय भूमि से प्राप्त है। जो जो हमारे सीनियर भैया लोग हैं, चाहे जो सीनियर मित्र है, वो क्या किया कि इस क्वेश्चन को सही भी किए हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पे। और ये आपके जब देख लेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो मौर्य प्रशासन से फिर हम क्या करेंगे कि आगे चलेंगे, ठीक है। और वो आगे आपका कैसे होगा, वो आपका आगे होगा जैसे जैसे यहाँ का देखेंगे आप क्या, उसका देखिएगा, ठीक है। उसका देखिएगा कि यहाँ पे एक दो शब्द ऐसे से गुप्तचर को क्या बोलते थे, यहाँ का न्याय व्यवस्था कैसा था, ठीक है। और जब न्याय व्यवस्था आप देख लीजिएगा तो उसके बाद फिर देखिएगा कि यहाँ पर कि धार्मिक जीवन, ठीक है। जैसे धार्मिक जीवन में क्या करेंगे हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे पढ़ेंगे क्या कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपके किस वंश के थे, सॉरी किस धर्म को मानते थे, वंश तो पता ही है भाई, माफ कीजिएगा मौर्य। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये क्या कर रहे हैं आपको कि ये कौन से धर्म को मान रहे हैं। उसके बाद आपको आ रहे हैं बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार का क्या है आपका, ये कौन धर्म के मान रहे हैं। उसके बाद क्या है आपके अशोक, तो भैया अशोक कौन से धर्म को, अशोक ये क्या कर रहे हैं आपको, कौन से धर्म को मान रहे हैं। और जब ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ के मौर्य समाज के बारे में, ठीक है। मौर्य समाज के बारे में क्या करेंगे आपको देखेंगे। जैसे आपके जो एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन के फॉर्म में बता देता हूं मैं कि जो आपका निम्नलिखित में से किसके अनुसार दास प्रथा नहीं थी भारतीय समाज में, ठीक है। और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या था, जैसे एक ऑप्शन था मेगा नीच, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए क्या, जो ऑप्शन बी है वो मान लीजिए क्या वो मान लीजिए जैसे चाणक्य, तीसरा मान लीजिए आप क्या फाहियान, और चौथा मान लीजिए क्या आपका हेन चांग, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आप मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्या कीजिएगा, जब प्रश्न देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था मेगास्थनीज, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि मैं एक छोटा सा बता देता हूं यहीं पे आपको। मेगास्थनीज क्या किया, जब भारत में आया तो वो देखा, पहले वो बताता है क्या कि जो भारतीय समाज है वो क्या है, 7 वर्ग में है। 7 वर्ग में क्या है, भारतीय समाज है। देखा ये ऐसे, अगर भारतीय समाज का बात करें तो भारतीय समाज का वर्ग में कितने वर्ग में, 4 वर्गों में। सबसे पहले कौन था, सवर्ण, उसके बाद क्या था, सॉरी सवर्ण नहीं, बन की जगह ब्राह्मण, उसके बाद क्या था क्षत्रिय, उसके बाद क्या था वैश्य, और चौथा क्या था आपका, चौथा था आपका शूद्र, ठीक है। तो ये 4 था। लेकिन ये क्या करता है, ये देखता है कि इसको फील होता है, जब ये भारतीय समाज को देखता है तो ये भारतीय समाज कितने वर्ग में है, 7 वर्गों में। और जब को ये आया था कहां से, आपको आया था यूनान से। थोड़ा सा कहानी है, इसको मैं अच्छे से विस्तार से बताऊंगा भी आपको। ये आया था जो आपका मेगास्थनीज था, वो आया कहां से था, वो आया था आपको यूनान से। और यूनान से आया था तो यूनान के समाज में क्या था कि दास प्रथा था, वो ज्यादा कठोर था। इसलिए क्या हुआ कि जब ये भारत में आया तो इसको पता ही नहीं चला कि भारत में दास प्रथा है कि नहीं। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। मैंने कहा था कि जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन होगा उसको भी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, रुकेंगे नहीं दोस्तों, लगे रहना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और जब क्या कीजिएगा कि इस तरह का जब क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, देखिए जब आप क्या कीजिएगा प्रशासन ही पढ़िएगा तो प्रशासन में क्या होगा कि जस्टिन एक शब्द बोले थे, वो क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, जो सेना था वो क्या था आपका डाकुओं का गिरोह था। तो ये सब शब्द है, ये सब शब्द भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और थोड़ा लाइक करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपका प्यार भी दिखे कि हाँ जो मेरे मतलब कि छोटा भाई ही समझिए कि वो जो एफर्ट कर रहा है वो सही दिशा में है कि नहीं दिशा के लिए। इसलिए आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब ये क्या करेंगे कि जब आपका प्रशासन देख लेंगे, धर्म देख लेंगे, तो यहाँ का देखेंगे क्या, जैसे मैंने यहाँ तक देख लिया, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ का व्यापार भी, व्यापार और आपका उद्योग, ठीक। और ये टॉपिक करने के बाद जो क्या होगा, ये आपका अपना क्या होगा कि लगभग लास्ट टॉपिक होगा। जब ये अपना लास्ट टॉपिक हो जाएगा तो थोड़ा देख लेंगे पतन के कारण, पतन के कारण, ठीक। पतन के कारण देख लेंगे कि मौर्य का मतलब कि पतन क्यों हुआ, जैसे एक दो कारण है, उन कारणों को देख लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आपका क्या होगा कि आपका मौर्य आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आगे चलेंगे, और वो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट होगा उसका नाम क्या है, मौर्योत्तर, जो होगा उसका नाम क्या होगा। क्या है ना कि बचपन से हम लोग को ये चीज का आदत है कि जैसे ही आपका नया पेज मिलता है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, आपका स्मार्ट बोर्ड है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें चीजों को पहले सेट करना पड़ता है कि हाँ सर यहाँ पर आइए पहले इस पे। ये क्या कहता है ना, ये आपको डिसिप्लिन भी सिखा रहा है चीजों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, सीधा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा,
मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका जब आपका मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था आपका, जब आपका क्या था कि मौर्य साम्राज्य था, तो लगभग क्या था, आपके पूरे देश में क्या था, शासन था किसका, मौर्य वंश के लिए शासकों का। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है कि आपका ये साम्राज्य का आपका क्या होता है, पतन होता है, ये जो आपका साम्राज्य है वो समाप्त होता है, ये क्या होगा, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय शासक भी हो गए, कुछ क्षेत्रीय शासक हो गए, छोटे छोटे शासक हो गए, और कुछ क्या होगा, विदेशी अभी आपका क्या होगा, आक्रमण होगा भारत में। ठीक है, जब आपका मौर्य साम्राज्य था तो पूरा क्षेत्र पर अधिकार था मौर्य वंश का, लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य आपका खत्म हुआ, यहाँ के कुछ जो बाहुबली लोग थे, वो बाहुबली क्या करते हैं, यहाँ के शासक बन जाते हैं इस क्षेत्र के, फिर इस क्षेत्र के भी बाहुबली थे, आपके भी क्षेत्र में बाहुबली है, आप वो भी क्या करते हैं कि एक तरह से उनका मतलब प्रभुत्व वहां पर हो जाता है, लोग उनकी बात को ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके यहाँ के शासक बन गए, फिर इधर शासक बन गए, और विदेशी से भी क्या होगा, उस समय आक्रमण हो गए, तो कुछ विदेशी शासक भी आपको इंटर करेंगे। ठीक है, तो जब आप मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़िएगा तो इसको दो तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्या होंगे, कुछ आपके देशी शासक होंगे, ठीक है, देशी मतलब कि भारत देश के देशी शासक होंगे, और कुछ जो होंगे आपको क्या होंगे, विदेशी शासक होंगे, विदेशी आपके क्या होंगे, शासक होंगे। ठीक है, और जैसे देशी शासक में आप पढ़िएगा, शुंग वंश। ठीक है, और उसके बाद आप क्या पढ़िएगा इसमें, कन्नव वंश, और तीसरा जो पढ़िएगा आप इसमें, सातवाहन वंश। अब चलिए, अब चीजों को थोड़ा सा देखते हैं, क्या मैं आपसे एक एक्चुअली क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन देखिए, मगध पर आक्रमण का क्रम। ठीक है, ऑप्शन ए, पहला जो था आपका शुंग वंश, दूसरा कन्नव वंश, और तीसरा सातवाहन वंश। ठीक है, और बी में क्या था आपका, यूनानी, शुंग, कन्नव वंश, और तीसरा क्या था, यही तक रखते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आ गया कन्नव वंश, तीसरा क्या, उसके बाद क्या है, यूनानी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक और ऑप्शन ले लेते हैं आप क्या, सातवाहन, और डी एक ऑप्शन बनाते हैं, उसमें लिखते हैं क्या, सातवाहन, और दूसरा क्या आपका कन्नव, और तीसरा क्या आपका शुंग। ठीक है, अब आप बताइए कि आपने देख लिया यहाँ पे देशी शासक के बारे में, शुंग, कन्नव, सातवाहन, और ये क्वेश्चन का ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2023 में। ठीक है, और बताइए आप कि क्या मतलब इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जैसे क्रम देख रहे हैं कि देशी शासक का क्रम हुआ, कन्नव आए, उसके बाद शुंग आए, उसके बाद आपके आते हैं कन्नव आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं आपके सातवाहन आते हैं। तो ये क्रम देखिए, और आप क्या किए, जाके आंसर में टिक मार दिए, ये कोई दिक्कत, जैसे ही ये आपको टिक मार के आए, आप तो खुशी खुशी टिक मार के आए, लेकिन ये हो गया आपका गलत, बल्कि ये गलत हो गया, और जो ऑप्शन आपका सही होगा ये होगा। सर यूनान समझ में नहीं आया, आप भूल गए चीजों को, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो मगध पर आक्रमण करने वाले थे वो कौन थे, वो थे आपके सिकंदर। मैंने यूनान वहां पर बोले थे कि यूनान से आए थे सिकंदर। ठीक है, और ये सिकंदर क्या करते हैं, मगध पर आक्रमण करते हैं, और सिकंदर क्या है आपका, एक यूनानी है, और इसी कारण से भाई ये जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन आपका सही हुआ, और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में भी आपका क्रम से पूछ चुका है। तो दोस्त, मैं भी बता रहा हूं कि बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ऊर्जा बना के रखिए। ठीक है, और देशी शासक के बारे में पढ़ेंगे, और देशी शासक के बाद फिर से इधर जब आइएगा तो कुछ आपके विदेशी शासक आएंगे, जैसे आप इसमें पढ़िएगा इंडो ग्रीक। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़िएगा आप पार्थियन। देखिए मैं क्या हूं, आपको यहाँ पे जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहा हूं, मैं पूरा क्रम आपका पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा, इसलिए आप परेशान नहीं होइए, बस सिलेबस को समझिए, जो आपका सिलेबस है उसको समझना है आपको, ये परेशान नहीं हो रहा इन सब चीजों के लिए कि सर पीडीएफ नहीं मिला, सर ये नहीं मिला, भैया वो नहीं मिला, ये छूट गया। 24 घंटे अगर सर आपसे वादा किए हैं कि हमारी टीम 24 घंटे आपके लिए जगी रहेगी, तो कोई ना कोई तो जगह ही होगा, कोई ना कोई तो कुछ अच्छा सोच रहा होगा आपके लिए। तो सिलेबस के ये सब चीज के लिए परेशान नहीं हो कि मेरा छूट गया, हम लिख नहीं पाए, ये हो गया नहीं, ये सब का पीडीएफ मैं आपको जो आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है, जो नीचे आपके लिंक में दिया गया है, उसमें क्या होगा आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये क्या कीजिएगा कि यहां तक आप चीजों को जब हम देख लेंगे, देशी शासक विदेशी शासक जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो नेक्स्ट हमारा जो होगा उसका नाम होगा गुप्त साम्राज्य।
नेक्स्ट जो होगा क्या आपका, गुप्त साम्राज्य। देखिए समझिए, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले होगा आपका मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और ये क्या होगा, बड़ा क्षेत्र हुआ। फिर क्या हुए, कुछ शासक हुए जिसको क्या बोलते हैं, मौर्योत्तर, ठीक है। छोटे छोटे शासक हुए मौर्य के बाद, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एक बार फिर से आपका क्या होगा, एक बार एक साम्राज्य का स्थापना होगा। पहले क्या होगा कि पहले साम्राज्य, फिर क्या होगा, साम्राज्य टूटा, फिर क्या होगा, एक साम्राज्य आएगा, और वही जो साम्राज्य आएगा उसका नाम क्या है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के बाद क्या फिर से साम्राज्य टूटेगा, बिल्कुल। इसके बाद भी क्या होता है, आपका आपका साम्राज्य टूटेगा, और उसका क्या नाम दिया गया है, गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर काल। और यहां पे क्या होगा कि यहां पे बहुत सारे शासक हो गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा देख लेते हैं आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मेरा लगता है कि हैंडराइटिंग भी बहुत बड़ा है, 2 स्लाइड में ही काम निपट जाता है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले आप देखिएगा क्या यहां पे देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के बारे में आप देखिएगा क्या, यहां देखिएगा आपके जानकारी के स्रोत। माफ कीजिएगा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, चाहे आपको ये मौर्य साम्राज्य हो, चाहे मौर्योत्तर हो, चाहे आपके गुप्त हो, इस पे जानकारी के स्रोत हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। वो देखेंगे आराम से, उसको उसके लिए परेशान नहीं हो। जब आप देख लीजिएगा क्या, जानकारी के स्रोत देख लीजिएगा, उसके बाद यहां पे थोड़ा सा देखिएगा क्या, कुछ विदेशी भी आएंगे, जो विदेशी जो आपका आएंगे, विदेशी स्रोत, ठीक है। और वो विदेशी स्रोत में कौन आएंगे, यहां पर आएंगे फाहियान, फाहियान ही ना था, हाँ, ठीक है। तो वीडियो हो जाएगा ना, होगा टू टू सब, ठीक है। वो आपका क्या था कि आप आते फाहियान, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य में हम देखेंगे क्या, एक शासक का, जो जितने शासक आए उस शासक के बारे में देखेंगे। जैसे पहले पढ़िएगा आप श्री गुप्त, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण देखेंगे, जैसे इसमें क्या हुए, बहुत सारे शासक हुए, एक क्रम भी देख लेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे, जो महत्वपूर्ण आपके शासक हुए उसके बारे में देख लेंगे। जैसे आप देखिएगा चंद्रगुप्त, टच हो जाता है ये इसलिए गड़बड़ होता है। पहले देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। आप समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़िएगा, समुद्र गुप्त के बारे में यहाँ पे पढ़िएगा। उसके बाद देखिएगा आप चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो आपके सेकंड हुए, जिनको क्या बोलते हैं आप, विक्रमादित्य, इनके बारे में भी पढ़िएगा, ठीक। और जब यहाँ के शासक के बारे में पढ़ लेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ के शासक से क्या होता है कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ के शासक क्या है कि बहुत सारे काम किए हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहां से प्रश्न बनाते हैं। जैसे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, यहीं पे आप पढ़िएगा एक शासक के बारे में जिसका नाम क्या है, भानुगुप्त। भानुगुप्त क्या है, एक क्या करते हैं, आपका अभिलेख है इनका, जिसका नाम क्या है, एरन, एरन अभिलेख, ठीक है। और यही एरन अभिलेख से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा सती प्रथा का प्रमाण। कहां मिल रहा है, प्राचीन भारत के जो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में है, उसमें क्या मिल रहा है आपको, उसमें मिल रहा है आपका सती प्रथा का प्रमाण। और ये सती प्रथा कहां जाके आपका समाप्त होगा, वो होगा आपके आधुनिक भारत में। और करने वाले कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसको क्या करेंगे, एक भारतीय जो आपके समाज सुधारक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनके बारे में जानेंगे वहां पे। और जब ये शासक का क्रम आप देख लीजिएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, उसी तरह चलेंगे फिर गुप्तकालीन प्रशासन। देखेंगे क्या, गुप्तकालीन प्रशासन, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, कुछ में आपके जो आपके विभाग होंगे, उनके अध्यक्ष होंगे, उनके नाम देखेंगे। और उसके बाद फिर क्या देखेंगे, यहाँ का अर्थव्यवस्था देखेंगे, यहाँ का व्यापार देखेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। और इसके बाद फिर क्या करेंगे हम इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या हम, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसका नाम क्या है, गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर काल, ठीक। फिर वही क्रम, यहाँ पे भी क्या होंगे, छोटे छोटे आपके शासक होंगे, और उस शासक के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर आप पढ़िएगा वर्धन वंश। और ये क्या है कि आपके बिहार के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में एक शासक होते हैं जिसका नाम क्या है, हर्षवर्धन। और भैया ये हर्षवर्धन ना बिहार के हर एग्जाम में खूब इनको पसंद है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या थे कि आपका हर्षवर्धन से खूब क्वेश्चन ये पूछता है ये, ठीक। बिहार, बिहार के जितने भी एग्जाम है, हर्षवर्धन और एक क्या है, इन्हीं के समय एक विदेशी आएंगे जिनका नाम क्या है, हेनसांग, ठीक, हेनसांग। तो ये दोनों क्या है कि ये से क्वेश्चन खूब पूछता है। आप देखिएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन में, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुआ है बिहार में, और कितना फेमस है ये, ठीक है। जब ये यहां तक हर्षवर्धन तक पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब थम जाएंगे।
और थोड़ा रुकेंगे और रुकने के बाद पढ़ेंगे कुछ क्षेत्रीय शासक के बारे में। जैसे आप पढ़िएगा किसके बारे में, जैसे आप पढ़िएगा बंगाल में क्या होता है कि बंगाल में यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय शक्ति निकलती है, कुछ क्षेत्रीय शासक निकलते हैं। जैसे आप निकलते हैं क्या, बंगाल से निकलेंगे यहाँ पे आपके पाल वंश, ठीक, पाल वंश, ठीक, और उसके बाद निकलेंगे क्या, सेन वंश, ठीक। ध्यान रखिएगा, एक तरफ क्या है आपके वर्धन वंश के कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है। और ये क्या है, हेनसांग। बिहार खूब पूछता है, क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, लगभग कोई ना कोई एग्जाम में देखने का मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका, ये टॉपिक जो है आपका पाल वंश, बिहार को खूब पसंद है ये टॉपिक, ठीक है। जैसे यहीं पे आप देखिएगा क्या कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, ये सब चीजों को देखिएगा। और क्षेत्रीय जो आपके शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जब ये पढ़ लीजिएगा बंगाल के पाल वंश और सेन वंश, ठीक है, ठीक। तो फिर आप थोड़ा सा पढ़िएगा जैसे किनके बारे में, क्षेत्रीय शासक में, ठीक है। जैसे पढ़िएगा राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, मैं अभी बहुत सारा चीज छोड़ दिया हूं, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। छूटेगा आपका कुछ नहीं, इतना विश्वास बना के रखिए कि छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। और एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये भी मेरा वादा है। तो यहाँ पे राजपूत वंश के बारे में पढ़िएगा, ठीक। थोड़ा सा राजपूत वंश में जो इंपॉर्टेंट है वहां से थोड़ा फैक्ट निकाल के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है कि यहीं से आपके राजपूत वंश में ही पढ़िएगा आप प्रतिहार, ठीक है। जो आपका क्या होगा, एक मिनट, ठीक है, ये आपके पढ़िएगा राजपूत वंश, ठीक। जैसे ही आप अपना राजपूत वंश से रिलेटेड जो फैक्ट है, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे कि सिलेक्टेड पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होता है, जब गुप्तोत्तर का समय आ जाता है तो वहाँ पे क्या है कि आपका इतिहास बहुत मतलब बहुत सारे क्षेत्रीय शासक है, तो सब क्षेत्रीय शासक के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या है, सबसे पहले क्या था, एक बंगाल में था आपका, बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर क्या हुए, पाल वंश। याद रखिएगा वहां का जो पाल वंश है ये बिहार के लिए बहुत फेवरेट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और राजपूत वंश पढ़ेंगे, और राजपूत के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे गुजरात में एक और वंश होता है जिसका नाम क्या है, गुजरात में जो आपका एक वंश होता है जिसका नाम क्या है, चालुक्य, जिसको क्या बोलते हैं, सोलंकी, ठीक। और ये टॉपिक जब आपका क्या करेंगे, ये कर लेंगे, तो यहां तक जब आपका एक और ध्यान आया मुझे, ठीक है। कश्मीर में जो आपका है, कश्मीर के भी कुछ वंश है, ठीक है। कश्मीर के कुछ वंश के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था कि यहां पर एक पुस्तक था, यहीं से एक फैक्ट निकल के आएगा, जिस पुस्तक का नाम क्या था, राज तरंग नी। और इसके जो आपके लेखक है उनका नाम क्या है, कलहन, ठीक। ये क्या करते हैं, आप एक राज तरंगिणी क्या करते हैं, पुस्तक लिखते हैं। और जान लीजिए कि ये अभी तक आपका एकमात्र ऐसा पुस्तक है, और वो भी कौन भाषा में, संस्कृत भाषा में, जो आदिकाल से लेके लगभग आपका प्राचीन भारत के जो कश्मीर के क्षेत्र में जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में क्या किया गया है, एकदम क्रोनोलॉजी में, एकदम क्रम में, तिथि के साथ क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जब कश्मीर के क्या करेंगे कि कुछ शासक के बारे में जान लीजिएगा, उसके बाद ये क्या करेंगे, यहीं पे हम रुक जाएंगे अब, क्योंकि लगभग क्या होगा कि यहां तक आके आपका जो इतिहास है लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर आप अभी भी कुछ छोड़ रहे हैं, हाँ मैं छोड़ रहा था, उसको मैं अब लेके चलूंगा। जैसे आपको अभी थोड़ा सा देखना है क्या, हाँ, जैसे आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक चलेगा वो कौन है आपका, चोल। चलेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं, यहां तक होने के बाद हम लोग चलेंगे दक्षिण भारत, ठीक है। और दक्षिण भारत में फिर क्या चलेंगे, दक्षिण भारत में पढ़ेंगे हम चोल, उसके बाद चालुक्य और पांड्य, ठीक। और ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद यहां से क्या है, यहां से ज्यादा पूछेंगे शासक के बारे में, वहां के बाद चोल की राजधानी क्या थी, इस तरह का क्वेश्चन। मैं एक एक क्वेश्चन को लेके चलूंगा, मतलब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भले ही क्या हो कि थोड़ा सा कम ही पढ़े हम, 40 मिनट पढ़े या 35 मिनट पढ़े, लेकिन एक बात है कि आप ये चीज ध्यान रखिए कि सबसे जरूरी चीज होता है सीखना। और यहां पे क्या होगा कि आप सीखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा क्या कि हाँ मेरा 40 मिनट में क्या हुआ कि मेरे टीचर ने ये टॉपिक करवाया, वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो भी करवा दिए, तो आपका एक अलग अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वो एक आपका क्या होगा कि एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। ये चोल चालुक्य और पांड्य को जब टॉपिक हम लोग जो पढ़ लेंगे तो लास्ट हम लोग का बचेगा क्या, संगम युग। और संगम युग पढ़ाने के साथ ही हमारा क्या होगा, प्राचीन भारत आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ठीक है आपके प्राचीन भारत की चर्चा। मैं चाहता तो इसको क्या करता कि पीडीएफ फॉर्म में भी आपको अपलोड कर देता, लेकिन मैंने इतना बात बताया, इतनी चीजों को डिस्कस किया इसलिए कि आपको तो पीडीएफ कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन एक जो आपका इस तरह का क्रोनोलॉजी बन गया है, कहानी बन जाएगा आपके अंदर में कि हाँ ये इतना चीज डिस्कस हुआ है, आप सुने, इसको देखे, प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे उसको भी देखें। और जब आगे जा पढ़िएगा तो मैं एक एक क्वेश्चन, मैं इतना बता देता हूं कि पूरा प्राचीन भारत में कम से कम मैं आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चन करवाऊंगा
4 से 500 क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन होगा वो आपका पीओ का पीवाईक्यू होगा, जो प्रीवियस ईयर में क्या किया गया आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को कराऊंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब जब जाइएगा एग्जाम में बनाने प्रश्न, चाहे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहां पे क्या होगा, उस तरह का प्रश्न आप देखिएगा और टिक आउट कीजिएगा कि नहीं मेरे मास्टर जी, चाहे मेरे भाई, चाहे मेरे छोटे भाई, जो मेरे दोस्त, कुछ भी बोल लीजिए, वो क्या किए थे, जो पढ़ाए थे वो बताए थे, उससे क्या हुआ था, क्वेश्चन आपका आया था। दोस्तों इस तरह का जो ये सीक्वेंस है पीडीएफ मैंने जो बताया है पूरा आपका सिलेबस का, आप परेशान नहीं होइए, ये आपके पीडीएफ जो है पीडीएफ बन के क्या होगा कि आपका अपलोड हो जाएगा। ये तो मैंने एक इसी तरह से खुद से लिख के बताया है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, प्रिंटेड फॉर्म में क्या करूंगा, इसको पीडीएफ को अपलोड करवा दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लेते हैं विदा आज के सेशन में, ठीक है। आप लोग अपने फीडबैक में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, कि आपको ये क्लास कैसा लगा। दूसरी बात आप बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उस एग्जाम को हम लोग कवर अच्छे से कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।